कोविड-19 जैसे पैंडेमिक डिसीज से लड़ सकते हैं। वैसे तो हम प्राचीन काल से लोगों का यूज़ घरों में भी डेंटल डिसऑर्डर में, सोर थ्रोट में, डाइजेशन के लिए करते ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से हम इसका यूज़ कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में भी कर सकते हैं। तो इस कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्यों ये इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस इतना रैपिड डेथ कॉज कर रहा है, कि इसमें ऐसा क्या है कि ये इतने रैपिड डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक रीज़न साइटोकाइन स्टॉर्म है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? हमारी बॉडी एक सेल से दूसरी सेल कम्युनिकेट करने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ प्रोटीन सीक्रेट करती है, जिसे साइटोकाइंस कहते हैं, जिसका कि इम्पोर्टेंट रोल इम्यून रेगुलेशन में भी है। लेकिन यही साइटोकाइंस अगर ओवर प्रोडक्शन होने लग जाए तो ये क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देगा, और इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिवेट होने से मान लीजिए हमारी बॉडी में 1000 इम्यून सेल्स की ज़रूरत थी, अब वहाँ पे बिलियंस में इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो गई है, तो वो पैथोजन को तो किल करेगी, लेकिन ये हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल को भी किल करने लगेगी, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। जिससे कि क्या होगा? ये हमारे सेल को बस्ट करेगी, जिससे कि ऑर्गन फेल्यूअर, लंग इंजरी, रीनल फेल्यूअर जैसी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और मान लीजिए अगर हमारी एल्वोलाई सेल जो कि लंग्स में होती है, वो अगर काम करना बंद कर दे, वो डिसरप्ट हो जाएगी, बहुत सारी सेल डिसरप्ट हो जाएगी, तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा, और अगर उसको वेंटिलेटर पर ना लगे टाइम पे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका एक रीज़न साइटोकाइन स्टॉर्म का H2 रिसेप्टर का रिडक्शन है। और जिससे कि क्या होगा? H2 रिसेप्टर का जो फंक्शन था, जो उसका जनरल फंक्शन था, वो प्रॉपर कर नहीं पाएगा, जो कि उसका फंक्शन था कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और H2 रिसेप्टर का H17 में कन्वर्ट होना, जो कि H2 रिसेप्टर का जो फंक्शन है वो है प्रो इन्फ्लामेशन, और H17 का फंक्शन था एंटी इन्फ्लामेशन। ये दोनों एंजियोटेंसिन मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन अब H17 प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होगा कि प्रो इन्फ्लामेशन होता जाएगा और एक हमारी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म का रूप ले लेगा। ये तो हमने जाना कि कैसे साइटोकाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये हम जानते हैं कि कैसे ये हमारी इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो मेरे पास एक डायग्राम है, उसकी हेल्प से आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में सार्कोव-2 दिख रहा है। सार्कोव-2 को मैक्रोफेज ट्रैप करेगा और इसका पैथोजेनेसिस करके स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके अपनी आउटर मोस्ट सरफेस MHC पर बाइंड कर लेगा। MHC पर बाइंड करने से ये टी सेल इसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से ये बाइंड कर लेंगे। इसके बाइंड करने से ये मैक्रोफेज, टी सेल मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा, इंटरल्यूकिन सीक्रेट करेगा। इंटरल्यूकिन्स क्या है? साइटोकाइन का ही एक ग्रुप है। तो यदि इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट होता है तो ये टी सेल टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होंगे। टी हेल्पर 2 इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 की प्रेजेंस में बी सेल में कन्वर्ट होंगे और बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। वैसे ही यदि इंटरल्यूकिन 12 सीक्रेट होता है तो टी सेल टी हेल्पर 1 में मैच्योर होंगे और टी हेल्पर 1 हमारी इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा। वैसे ही यदि इंटरल्यूकिन 6 सीक्रेट होता है तो टी सेल टी हेल्पर 17 में मैच्योर होगा और टी हेल्पर 17 न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट होंगे। और साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या हो रहा है कि यही इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 1, इनका ओवर प्रोडक्शन होने से ये हमारी बॉडी की सेल्स को ही किल करने लगते हैं। तो इसका सबसे आसान और इफ़ेक्टिव वे है क्लोव, क्योंकि क्लोव में वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म से हो रहे इम्यून डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करती हैं, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये, जैसा कि अभी हमने देखा इस डायग्राम में, कि ये इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6 के ओवर प्रोडक्शन में सीक्रेट होने से टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 17 हाँ अपने ही सेल को किल करने लगता है और ज़्यादा साइटोटॉक्सिक हो जाता है। तो यदि हम इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12 को प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं तो हम साइटोकाइन स्टॉर्म से बच सकते हैं।
और वो काम कर सकता है क्लोव, क्योंकि क्लोव में यूजिनॉल कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा कि ये इंटरल्यूकिन 12 के पाथवे को शिफ्ट करके टी हेल्पर 2 की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, एंटीबॉडी का ओवर प्रोडक्शन होगा और साइटोकाइन स्टॉर्म से हो रही डिस्ट्रक्शन से हम बच सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्लोव पे ही क्यों फोर्स कर रहा हूँ, टर्मरिक, जिंजर या पिपरमेंट जैसी चीज़ों में भी तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि क्लोव में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सभी स्पाइसेस से ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी की ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ये सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। एक्चुअली बर्थ के समय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन 30 की उम्र तक जाते जाते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट होता है और 60 की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने भी देखा ही होगा कि अभी सबसे ज़्यादा रिस्क में डायबिटीज़ वाले, कार्डियोवास्कुलर वाले और ज़्यादा उम्र वाले ही पेशेंट हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ज़्यादा होने से ये हमारी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को कम करता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ नहीं पाता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होने से ये इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा कॉज करेगा। तो क्लोव में वो प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसमें यूजिनॉल है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, जिससे कि इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और दूसरी बात ये इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा। तो यदि हम इसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें और पर्टिकुलर वायरल डिसीज़ की बात करें हम, तो इसका पहले भी यूज़ वायरल डिसीज़ में, जैसे हब्स वायरस में, डेंगू वायरस में, चिकन पॉक्स में इसका यूज़ हुआ है और एंटीवायरल ड्रग बनाने में भी इसका यूज़ हुआ है। एंटीवायरल ड्रग जैसे एसाइक्लोविर, जिसका यूज़ शिगल्स, चिकन पॉक्स, हब्स वायरस जैसी डिसीज़ को ट्रीट करने में होता है। और अगर बैक्टीरियल डिसीज़ की बात करें तो इसका यूज़ कोलेरा में, मलेरिया में, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बड़ी बीमारी में भी इसका यूज़ हुआ है। इसके अलावा क्लोव में नाइगेरेसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम किसी वैक्सीन का इंतज़ार ना करके हम रेगुलरली क्लोव का डेली लाइफ में यूज़ करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि क्लोव में वो सारे गुण हैं जो कि हमें साइटोकाइन स्टॉर्म और कई वायरस से हमें बचा सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कई नए वायरस आए तो कब क्या हम वैक्सीन का इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि जैसे इबोला वायरस की बात करें तो इबोला की वैक्सीन आने में 5 साल लग गए थे। चिकनगुनिया, जीका वायरस, इनकी तो वैक्सीन, HIV, इनकी तो वैक्सीन आज भी नहीं बनी है। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? और इतनी HIV जैसे वायरस से तो 7,70,000 पेशेंट की डेथ हो चुकी है आज तक वर्ल्ड में। तो हमें सोचना होगा और हमारी ही आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास करना होगा और वायरल डिसीजेज से लड़ना होगा। तो मैं WHO और आयुष मंत्रालय जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी गाइडलाइन में इसको इंक्लूड करें और क्लोव पर काम करें और इससे एंटीवायरल ड्रग में भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।